गर्मी के मौसम में कैसा होना चाहिए पशुओं का खान पान, तापमान ज्यादा होने पे कौन कौन सी सावधानियां रखनी है जरूरी, और पशुओं को क्या खिलाएं ताकि गर्मी के कारण उनके दूध का उत्पादन ज्यादा प्रभावित ना हो। नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका फीड एंड न्यूट्रिशन से संबंधित खेती बाड़ी के इस वीडियो में। भारत जैसे देश के लिए कहा जाता है कि भारत सारे मौसमों का घर है। यानी अगर आप देश के एक छोर से दूसरे छोर की तरफ जाएं तो आपको एक ही समय में सारे मौसम अनुभव करने को मिल जाएंगे। अब ऐसे में पशुओं की खान पान की बात आती है तो यह जरूरी हो जाता है कि पशुओं की खान पान मौसम, वातावरण और उपलब्धता के अनुसार बदलता रहे ताकि पशुओं की पोषण की आवश्यकता पूरी हो सके और दूध का उत्पादन उच्चतम बना रहे। साथ ही इस बात का ख्याल भी रखना होता है कि खुराक का खर्च एक तय सीमा के अंदर हो ताकि पशुपालक को ज्यादा आर्थिक बोझ न पड़े। जब भी बात गर्मियों में चारा बनाने की आती है तो हम अनाज और अन्य घटकों का चुनाव कुछ बातों के आधार पर करते हैं, जैसे कि थर्मल इफेक्ट ऑफ फूड, यानी कि कोई भी वस्तु पचने के दौरान कितनी ऊष्मा निकाल रही है, वस्तु की जो तासीर है वो कैसी है। दूसरा, जो भी वस्तु हम पशु को दे रहे हैं उससे पशु की एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो, क्योंकि गर्मी के कारण एक तो पशु पहले से ही कम खा रहा होता है। तो ऐसे में अगर हम लोग उसको पोषक तत्वों से भरपूर उसको भोजन नहीं देंगे तो पशु को निगेटिव एनर्जी में जाने का डर बना रहता है। और तीसरा, डाइजेशन में हल्का हो। आमतौर पर गर्मी के कारण जो रूमेन में बैक्टीरिया का फर्मेंटेशन होता है वो स्लो हो जाता है, तो इसके कारण हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि जितना हल्का से हल्का भोजन हो सके, जो कि जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो सके, उस तरह के भोजन का चुनाव करते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे वस्तुओं को भी ऐड करते हैं जिससे रूमेन का जो पीएच है वो ठीक रहे। आमतौर पे जो रूमेन का जो आइडियल पीएच माना जाता है वो 6 से 7 के अगर बीच में रहता है तो अच्छा माना जाता है, और जो रूमेन का टेम्परेचर है वो अगर 38 से 42 के बीच में है तो अच्छा माना जाता है। इससे जो डाइजेशन है वो इस वाले टेम्परेचर और इस वाले पीएच रेंज के बीच में सबसे फास्ट होता है। एक बात और, 70 से 80% तक जो बीमारी होती है, चाहे वो इंसान में हो चाहे जानवरों में हो, वो पेट के कारण ही होती है। पेट का टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया या फिर पीएच जो है ऊपर नीचे हो गया, तो इसी के कारण 70 से 80% तक बीमारी होती है। अब इन सारी बातों को जानने के बाद सवाल यह आता है कि पशुओं को क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं और कब कब खिलाएं। दोस्तों, खाने की बात हो रही है तो पता है मैं आपसे क्या पूछूंगा। क्या आपने अपने पशुओं की वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग करा ली है? अगर नहीं कराई है तो अवश्य कराएं, और अगर करा ली है तो चलिए आगे बढ़ते हैं फीडिंग की तरफ। पशुओं के खान पान को समझने में आसानी हो इसलिए जो भी वस्तु हम लोग उसको दे रहे हैं उसको 3 पार्टों में यहाँ पे बांट रहे हैं। सबसे पहला है कंसंट्रेट, यानी कि दाना मिश्रण। जो अनाज हम लोग उसको देते हैं, जो या फिर दाना जो हम लोग बाजार से खरीद के उसको देते हैं, उसको हम लोग कंसंट्रेट यानी दाना मिश्रण के अंदर रख रहे हैं। दूसरा है रफेज, इसके अंतर्गत हम लोग भूसा, चारा और हरे चारे को रख रहे हैं। और तीसरा है सप्लीमेंट्स, यानी कि जो भी हम लोग मिनरल, विटामिन, इंजाइम और जो भी अलग अलग तरह के जो एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, इसको हम लोग तीसरे सप्लीमेंट के अंदर रखते हैं। अब न्यूट्रिशन के मामले में देखें तो पशुओं को मोटे मोटे तौर पे किन चीजों की जरूरत पड़ती है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन और कुछ अलग अलग तरह के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको हम लोग ट्रेस मिनरल्स बोलते हैं, वो इन सारी चीजों की पशुओं को रिक्वायरमेंट होती है। और इन सारी चीजों को अच्छे से पचाने के लिए भरपूर मात्रा में पानी की उपलब्धता। अब जब भी हम लोग पशुओं के लिए फीड फॉर्मुलेट करते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि ऊपर जो न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताया वो सारे उचित मात्रा में पशु के फीड में मौजूद हो, क्योंकि अलग अलग जो पशुओं का फेज होता है उसमें पशुओं को अलग अलग तरह की न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उदाहरण से मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो जो ग्रोअर होता है, काल्फ को अलग जरूरत होती है। काल्फ के बाद जो ग्रोअर का फेज आता है उसमें पशु है उसको प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा होती है, बाकी मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है, लेकिन प्रोटीन जो है उसको ज्यादा चाहिए होता है क्योंकि उसको अपने बॉडी वेट और साथ ही साथ उसके बॉडी को बढ़ाना होता है। ज्यादा दूध देने वाले जो पशु हैं उनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि दूध के साथ उनका जो कैल्शियम और ये सब चीजें हैं वो बाहर निकलता है। तो उस समय ये ध्यान रखते हैं जब भी फीड फॉर्मुलेट करेंगे। जो गाभिन पशु है जो प्रेगनेंसी के काफी नजदीक है उसको हम लोग ट्रांजिशन फीड खिलाते हैं, जो कि उच्च कोटि के पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इस चीज का भी ध्यान रखते हैं फीड फॉर्मुलेट करने से पहले कि जो भी न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट है वो पशु के जरूरत के हिसाब से हो। धीरे धीरे हम लोग फीड फॉर्मुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ से आप अच्छे से समझते जाइए। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जो भी पशुओं की पोषक की रिक्वायरमेंट होती है वो हम लोग खाने के माध्यम से देते हैं, तो उसको हम लोग 3 पार्ट में यहाँ पे बांट रहे थे, कंसंट्रेट, रफेज और सप्लीमेंट।
और हाँ, वाटर कंसंट्रेट है, दाना मिश्रण, उसकी यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि पशुओं के लिए जो दाना मिश्रण है वो गर्मियों के आधार पे कैसे डिसाइड होता है। तो देखिए, जो कंसंट्रेट होता है इसके बने बनाए बैग मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं अलग अलग ब्रांड्स के। और अगर आप एक छोटे फार्मर है, आपके पास जो पशुओं की संख्या है ज्यादा नहीं है, तो आप इसके जो बने बनाए बैग है वो अगर मार्केट से खरीदे तो आपको ज्यादा किफायत पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब भी फीड फॉर्मुलेशन की बात आती है तो जो भी हम लोग रॉ मटेरियल लेते हैं, अगर हम लोग ये बाहर से खरीदें काफी महंगा पड़ता है, क्योंकि आप उतने क्वांटिटी में अनाज तो ले नहीं पाएंगे, तो जो अनाज का पर केजी कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाता है। तो इससे अच्छा होता है कि अगर आपके पास कम पशु है तो आप इसे बाहर से खरीद सकते हैं, कोई भी कंपनी का आप खरीद लीजिए। हाँ, लेकिन अगर आपके पास रॉ मटेरियल पहले से मौजूद है, अगर आप जितने भी रॉ मटेरियल के रिक्वायरमेंट्स है, बहुत सारे क्या है कि किसान भाई खेती भी करते हैं, तो अगर आपके पास जो भी अनाज की जरूरत होती है वो अगर आपके पास मौजूद है, या फिर आप बड़े फार्मर हैं, आपके पास 50-100 अगर पशु हैं, तो आप फीड फॉर्मुलेशन खुद से कीजिए। अब बात करते हैं कि गर्मियों के अनुसार जो कंसंट्रेट है, जो दाना मिश्रण है, उसको कैसे बनाया जाए। समझने के लिए हम लोग यहाँ पे 100 केजी का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अब ये मैं जो आपको फिगर बता रहा हूँ, ये देखिए, ये एक रफ स्केच है कि आप इस तरह से बना सकते हैं। अपनी जरूरत और उपलब्धता के अनुसार इसमें आप थोड़े बहुत फेरबदल कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम लोग गर्मी के मौसम के अनुसार 100 किलो फीड तैयार करते हैं। जो भी फीड होता है, इसका जो मुख्य घटक होता है वो 3 चीज ही होते हैं, अनाज, खल और चूरी। ये जो 3 चीज होती है ये सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे फीड में मौजूद होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एनर्जी के लिए ले लेते हैं अनाज, यानी कि मक्का, जौ और गेहूं, 3 चीजों को हम लोग यहाँ पे मिला रहे हैं। और इसकी जो रेशियो है ये हम लोग 100 किलो में 35 किलो रख रहे हैं, 35%। अगर आपके पास तीनों उपलब्ध है तो आप तीनों ले लीजिए, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको अलग अलग रेशियो में ले सकते हैं। मक्का आप 35 किलो में आप मक्का ले सकते हैं 15 किलो, गेहूं ले सकते हैं 10 किलो, और जो जौ है ये 10 किलो ले लीजिए। तो इन तीनों को मिलाकर 35% का जो रेशियो है। जो ये अनाज है ना, ये एनर्जी के अच्छे सोर्स होते हैं। तो अनाज हम लोग मिक्स कर रहे हैं 35 किलो। इसके साथ साथ हम लोग 5 किलो ऊपर से चना ऐड कर रहे हैं। जो चना होता है ये गर्मी में काफ़ी अच्छा माना जाता है, काफ़ी ठंडक देता है। जो तीसरी चीज़ है ये हम लोग ऐड कर रहे हैं खल, प्रोटीन के लिए। तो खल में आप कोई भी खल ले सकते हैं, जो भी आपके आसपास में मौजूद हो उस तरह के खल का आप चुनाव कीजिए। सरसों, बिनौला, मूंगफली, तिल की जो खल होती है, आप किसी भी तरह के खल को ऐड कीजिए। और अगर 2-3 खल अगर आपको मिल जा रहा है तो वो सबसे अच्छा होगा। जो खल का जो रेशियो है हम लोग ले रहे हैं 30%, यानी 100 किलो में 30 किलो हम लोग ले रहे हैं खल। चौथी चीज जो हम लोग ऐड कर रहे हैं, ये फाइबर का अच्छा सोर्स होता है, यानी दाल का जो चूरी है उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं। आपके पास जो मौजूद है वो लीजिए, चना का चूरी ले लीजिए, मूंग दाल की जो चूरी है वो ले लीजिए। इसका जो रेशियो है ये हम लोग 10 किलो ऐड कर रहे हैं। 5वीं चीज हम लोग ऐड कर रहे हैं सोयाबीन का दाना, और ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है। सोयाबीन का जो दाना है वो हम लोग ले रहे हैं 10 किलो। सोयाबीन का अगर दाना नहीं ले रहे हैं, अगर आपके पास सोयाबीन का जो DOC होता है, डी ऑयल्ड केक, सोयाबीन के दाने से जब तेल निकाल लिया जाता है तो उसके बाद जो सोयाबीन का DOC है वो मिलता है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो आप सोयाबीन का दाना ले लीजिए। ये हम लोग ऐड कर रहे हैं 10 किलो, 10% के आसपास। जब भी आप सोयाबीन का दाना ले रहे हैं तो आप इसको भून कर लीजिए। जब भी आप इसको फीड में मिक्स करें तो आप इसको अच्छी तरह से भून लीजिए, फिर इसको फीड में ऐड कीजिए। कारण यह है कि जो सोयाबीन होता है इसमें एंटी न्यूट्रिएंट कंपाउंड होते हैं, लिक्टिन्स और फाइटेट्स नामक कंपाउंड होते हैं, जो पेट में जब पशु के जाते हैं तो ये अच्छी तरह से पच नहीं पाते हैं, तो इंडाइजेशन वगैरह का इश्यू होता है। इसलिए जब भी सोयाबीन का आप दाना लें तो उसको अच्छी तरह से भून लीजिए, और भूनने के बाद आप इसको फीड में मिक्स कीजिए। सोयाबीन का जो दाना है ये प्रोटीन में काफ़ी अच्छा होता है। और अगली चीज़ जो अब हम लोग ले रहे हैं वो हम लोग ले रहे हैं गेहूं का चोकर, फाइबर के लिए, और इसकी जो रेशियो रख रहे हैं वो 10% रख रहे हैं, यानी 100 किलो में 10 किलो हम लोग गेहूं का चोकर ऐड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो गई ये मेजर पार्ट होगी। अब इसके अलावा हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, तो इसके अलावा हम लोग ऐड कर रहे हैं 1 किलो आंवला। सूखा जो आंवला होता है, आप इसको या तो ठंड के दिनों में जब आंवले का मौसम होता है इसे लेकर अच्छे से सुखा कर रख लीजिए। देखिए आंवला दोस्तों आप अपने जो पशु हैं इसको पूरे साल दे सकते हैं। आंवला जो होता है ना ये काफ़ी अच्छा होता है। अब ये जो आंवला सूख जाता है तो ये तासीर में ठंडा हो जाता है, तो आप 1 किलो आंवला हम लोग डाइट में ऐड कर रहे हैं, डाइजेशन अच्छा हो और इसमें अलग अलग तरह के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा हम लोग ले रहे हैं DCP 1.5 किलो के आसपास, डाई कैल्शियम फास्फेट, ये आपको मार्केट से मिल जाएगा। तो आप 1.5% के आसपास, 100 किलो में 1.5% यानी 1.5 किलो DCP ऐड कर रहे हैं। डाई कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है, ये कैल्शियम की कमी को जो जानवर को होता है ये पूरा करता है। जो अगली चीज़ ऐड कर रहे हैं वो पोटेशियम और सोडियम की कमी को पूरी करने के लिए नमक। आप नमक में सेंधा नमक ले लीजिए और कॉमन साल्ट ले लीजिए। मैं दोनों तरह के नमक को ऐड करने की सलाह देता हूँ। सेंधा नमक में जो होता है पोटेशियम अच्छे मात्रा में मौजूद होता है, तो 1 किलो के आसपास आप सेंधा नमक ले लीजिए, और आधा किलो के आसपास जो कॉमन साल्ट होता है जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं
वो ले लीजिए। तो ये टोटल 1.5 किलो हो जाएगा, 1.5% के आसपास। तो यहाँ पे नमक ऐड कर रहे हैं हम लोग। आप फीड को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट 1.5% के आसपास ऐड कर सकते हैं, मार्केट में आपको ये मिल जाएगा। अगली चीज जो हम लोग ऐड कर रहे हैं वो हम लोग ऐड कर रहे हैं मिनरल मिक्सचर। आप इसमें मिनरल मिक्सचर ऐड कर सकते हैं, आधा किलो के आसपास आप इसमें मिनरल मिक्सचर ऐड कीजिए। आधा किलो इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि आप इसको 1 किलो भी दे सकते हैं, लेकिन ये जो फीड हम लोग बना रहे हैं ना ये जनरल है, या आप इसको हर पशुओं को दे सकते हैं। अब ये आधा किलो के आसपास ऐड कर रहे हैं, इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इसको अलग से भी देते हैं। जो हाई मिल्कर्स काऊ है हमारे पास, उनको मिनरल मिक्सचर हम लोग अलग से भी देते हैं। 10% के आसपास हम लोगों ने चोकर ऐड किया था, तो चोकर भी हम लोग और ऐड करते हैं ऊपर से, खाने पे हम लोग पशुओं को देते हैं। तो ये जो सारी चीजें, इनका रेशियो आप समझते जाइए। और लास्ट जो चीज हम लोग ऐड कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं टॉक्सिन बाइंडर, क्योंकि अलग अलग प्रकार के जो अनाज है इससे टॉक्सिसिटी पैदा होती है पशु के पेट में। तो हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं 200 ग्राम के आसपास हम लोग टॉक्सिन बाइंडर भी ऐड करेंगे। जो दाना मिश्रण है इन सारी चीजों को मिला लीजिए। ये 100% के आसपास आना चाहिए, 99% के आसपास। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप अपने जरूरत के हिसाब से करते चलिए। अगला सवाल ये आता है कि इसको कैसे खिलाना है। तो इसे आप दर्रा बनाकर खिला सकते हैं, यानी थोड़ा जो मोटा है उसको पिसवा कर आप रख लीजिए, या फिर इसमें क्या है ना कि इसमें जितनी लोग उतनी बातें। आप इसको कैसे भी खिला सकते हैं। कुछ लोग इसको पका कर खिलाते हैं, कुछ लोग इसको पैलेट्स बनवा लेते हैं और पैलेट्स बना कर देते हैं, कुछ लोग इसको जो पखेव होता है, जो दलिया होता है, उस तरह से बना के देते हैं। तो आप अपने पशुओं पे टेस्ट कीजिए, आपको जिस तरह से सूट कर रहा है आप उस तरह से पशुओं को दीजिए। सबसे अच्छा है कि आप इसको हल्का कुक करके खिलाइए। कच्चा कभी भी जो अनाज है वो पशुओं को देने के कंपैरिजन में जो पका कर हम लोग उसको देते हैं। और पकाना भी है कि बहुत नहीं पका देना है, आपके अपने पशुओं को जैसे सूट कर रहा है आप उस तरह से आप अपने पशुओं को दीजिए। हाँ, कुछ बातों का ख्याल रखना है। ये ख्याल रखना है कि जब भी आप इसको, अगर आप भिगो के देते हैं, खल होता है, इसको आप अलग से भिगोइए, क्योंकि जो खल होता है ये जल्दी फर्मेंट होने लगता है, तो इससे टॉक्सिसिटी बन जाती है। तो जब भी आप खल दे रहे हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको पूरी रात के लिए भिगो के रख देते हैं। तो गर्मी के दिनों में यह ख्याल रखना है कि इसको पूरी रात के लिए भिगो के नहीं रखना है। आप इसको जब भी पशु को देना हो तो उससे 1-2 घंटे पहले भिगोइए और फिर भिगो के पशु को दे दीजिए। तो अब यह बात हो गई कंसंट्रेट की। अब आते हैं रफेजेस पे। तो जो फीड का निर्धारण होता है ये सिर्फ न्यूट्रिशन के आधार पर नहीं होता है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे तत्व हैं। उसमें एक जरूरी जो तत्व है वो होता है DMI, यानी कि ड्राई मैटर इनटेक पशु का कितना है। जो सूखा पदार्थ ग्रहण करने की जो जरूरत है वो पशु की कितनी है। अब ये जो DMI है, ड्राई मैटर इनटेक, ये अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए एक पूरा वीडियो लगेगा। तो इसको हम लोग किसी और वीडियो में समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं अगर आपको बता दूं एक मोटे मोटे तौर पे, जो पशु है वो अपने पूरे बॉडी वेट का 2 से 3% तक जो DMI है वो कंज्यूम करता है। तो जितना भी फीड का जो निर्धारण होता है वो DMI के हिसाब से ही होता है कि ड्राई मैटर इनटेक पशु का कितना है। एक ऊपर टॉपिक जो हम लोग छोड़ दिए थे कि पशु को कितना चारा देना है। तो जो भी हम लोग पशु को चारा देते हैं ये इस क्वांटिटी कितनी होगी ये इस बात से निर्धारित होता है कि पशु का जो DMI है, न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखते हैं कि न्यूट्रिशन की आवश्यकता कितनी है और साथ ही साथ DMI कितना चाहिए। ये दोनों के जो परस्पर मेल है उसके साथ हम लोग फीड का जो क्वांटिटी है वो डिसाइड करते हैं कि क्वांटिटी में क्या होगा और क्या उसे खिलाना है, ताकि उसकी एनर्जी और जो भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरह से फुलफिल हो सके। तो अभी के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि जो हम लोग दाना मिश्रण जो हम लोग ऊपर बात कर रहे थे वो कितना देना है, पशु को कितना देना चाहिए, मोटे मोटे तौर पे एक फॉर्मूला है कि जो कंसंट्रेट है वो कितना दिया जाता है। जो गाय होती है उनको हम लोग 2.5 किलो दूध पे 1 किलो फीड देते हैं। जो हम लोग फीड के ऊपर जो बात कर रहे थे, यानी अगर गाय का 10 किलो दूध है तो हम लोग उसको 4 किलो फीड देंगे। जो भैंस होती है उनमें जो फीड का रिक्वायरमेंट वो थोड़ा ज्यादा होता है, तो हम लोग भैंस को 2 किलो दूध पे 1 किलो फीड देते हैं। ये एक थंब रूल के तौर पे आप इसको लेकर चल सकते हैं कि मोटे मोटे तौर पे, क्योंकि जो DMI वगैरह ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, तो अगर आप ऊपरी तौर पे समझना चाहते हैं कि कितना फीड देना है अपने पशुओं को, तो गाय में 2.5 किलो दूध पे 1 किलो फीड, और जो भैंस है वो 2 किलो दूध पे 1 किलो फीड। ये जो है ये फीड के क्वालिटी पे भी निर्धारित होता है कि आपकी फीड की क्वालिटी कितनी अच्छी है। जितनी क्वालिटी फीड की अच्छी होगी उतना क्वांटिटी कम रहेगा तब भी चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि खराब फीड को भी आप खिला के और उतना ही उत्पादन ले पाएंगे। तो फीड की क्वालिटी से भी डिसाइड होती है कि कितना क्वांटिटी में फीड चाहिए। इसी तरह से रफेजेस की भी बात कर लेते हैं कि रफेजेस जो होता है, जो भूसा हम लोग देते हैं, जो चारा हम लोग देते हैं, वो कितना पशुओं को देना है। तो जो सूखा चारा होता है उसका भी देने का एक रूल है। जो पशु का वेट है, देखिए पशु का वेट आपको लेके चलना है हमेशा, क्योंकि जो भी चीज का निर्धारण होगा वो पशु के वजन के अनुसार ही होता है। पशु का वेट होता है उस पर सूखा चारा हम लोग 1.5 से लेकर 2.5% के बीच देते हैं। इसका भी कैलकुलेशन DMI के आधार पर ही होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे DMI अभी नहीं समझे हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक मोटे मोटे तौर पर लेके चल रहे हैं। असलियत तो ये है कि जो ज्यादातर लोग हैं वो सूखा चारा अपने
जो अनुभव है उसके आधार पे देते हैं, मतलब लिए और दे दिए। लेकिन जब आप सीरियस डेयरी फार्मिंग में उतरेंगे और हर एक चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, 1-1 किलो दूध के पीछे पड़ेंगे, तो आपको हर एक चीज़ नाप तौल के देनी पड़ेगी। तो वहाँ पे रोल आ जाता है DMI वगैरह का। लेकिन अभी के लिए अगर समझे तो जो सूखा चारा हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे, वो 1.5 से 2.5% के बीच में दे रहे हैं। मान लीजिए कि 400 किलो के आपके पशु हैं, तो 6 किलो के आसपास, अगर 1.5% लेके चले तो 6 किलो के आसपास सूखा चारा बनता है। अब बात करते हैं हरे चारे की। हरा चारा पशु को कितना देना है? तो हरा चारा जो होता है वो 3 से 5% के बीच में लेते हैं। अगर ऊपर के उदाहरण से समझे तो 400 किलो की गाय है तो 12 किलो के आसपास आपका हरा चारा बनता है। अब देखिए, गर्मी के दिनों में किस बातों का ख्याल रखना है? गर्मी के दिनों में जो हरे चारे की जो उपलब्धता है वो फीड में बढ़ा दीजिए। जो सूखा चारा है वो थोड़ा सा कम कर लीजिए। जो सूखा चारा होता है वो डाइजेशन में हीट जनरेट करता है, तो हरे चारे में जो है कि पानी की उपलब्धता भी ज्यादा होती है और ये पचने में पशु को ठंडक देता है। तो हरे चारे की उपलब्धता अगर हो तो बढ़ा के रखिए। अगर सफल डेयरी फार्म करना है तो सबसे पहले चीज पे आपको जो फोकस करना चाहिए वो है हरे चारे की उपलब्धता। अगर हरा चारा नहीं है तो आप साइलेज की तरफ जाइए। देखिए, हरे चारे की जो उपलब्धता है ये दूध के क्वांटिटी को तो बढ़ाएगा, साथ में दूध की क्वालिटी भी बढ़ जाती है और साथ ही साथ जो पशु होता है वो कम बीमार पड़ता है। इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि हरे चारे की उपलब्धता हो आपके पास। और गर्मियों के दिनों में हरा चारा आप पशुओं को बढ़ा कर दे, नहीं है साइलेज की व्यवस्था कीजिए। अब जैसे फीड कितना देना है इस बात का निर्धारण होता है DMI से, ड्राई मैटर इंटेक से। उसी तरह से फीड देना कैसे है, तो सबसे बढ़िया जो तरीका होता है वो TMR का तरीका होता है, जिससे सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। TMR मतलब टोटल मिक्स राशन, यानी जो सारा चीज़ है, जो कंसंट्रेट है, रफेज है और जो भी हम लोग सप्लीमेंट दे रहे हैं उसको एक जगह मिलाकर अच्छे से और उसको अच्छे से फेंट के जो हम लोग पशु को देते हैं उसी को हम लोग TMR बोलते हैं। जो TMR है वो सबसे अच्छा तरीका होता है पशुओं को खाना देने का। अब जो भी हाई मिल्कर्स काऊ है उनमें एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो फीड भी ज़्यादा कंज्यूम करती हैं। अब गर्मी के कारण क्या होता है कि गाय ज़्यादा फीड उठा नहीं पाती, गर्मी से पहले से ही गाय स्ट्रेस में होती है तो वो ज़्यादा खाना ले नहीं पाती, तो ऐसे में ही दूध का उत्पादन कम होने लगता है। अब इस तरह के चीज़ों में हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसके रूमेन पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े तो हम लोग बाईपास फैट वगैरह ऐड करते हैं 100 ग्राम के आसपास। अगर आप चाहें कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग देते हैं ताकि जो उसका रूमेन का जो फर्मेंटेशन है वो अच्छा हो जाए। तो उसके लिए अगर आप चाहें तो बाजार में लाइव ईस्ट मिलता है, आप उसको दीजिए। मीठा सोडा भी आप उसके जगह पे दे सकते हैं, लेकिन लाइव ईस्ट अगर आप बाजार से खरीद के देते हैं 25 ग्राम के आसपास आप उसके खाने में ऐड कर सकते हैं। तो इसको देने के लिए अगर आप ले आ रहे हैं तो नॉर्मल पानी में आप इसको अच्छे से घोल लीजिए। इससे क्या होता है कि जो ईस्ट होते हैं वो थोड़े से लाइव स्टेट में आ जाते हैं। आप उसको पशुओं के जो TMR जो कंसंट्रेट वगैरह दे रहे हैं आप उसमें मिक्स करके लाइव ईस्ट दीजिए ताकि डाइजेशन अच्छा हो सके। अब ये जो हमने बात की ये हो गया पशुओं का मुख्य आहार जो कि हम लोग पशुओं को रोज देते हैं। इसके अलावा हम लोग पशुओं को क्या क्या दे सकते हैं जिससे पशुओं को हीट स्ट्रेस से लड़ने में मदद मिल सकता है। गर्मी के दिनों में ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं जिसको हम लोग अपने पशुओं को दे सकते हैं, जिससे जो गर्मी का असर है वो पशुओं पे कम होगा। इस तरह की चीज़ें अगर हम लोग अपने पशुओं को दे रहे हैं तो पशु को ठंडक तो मिलेगी ही, साथ साथ गर्मी के दिनों में जो दूध उत्पादन भी होता है वो भी अच्छा ठीक ठाक बना रहता है। जब भी मौसम के अनुसार पशुओं की देखभाल की बात आती है तो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आपका मैनेजमेंट और दूसरा होता है खान पान। मैनेजमेंट यानी कि जो पशुओं का इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है उसको हम लोग कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं पशु के अनुसार। तो मैनेजमेंट पर हम लोग इससे पहले वीडियो कर चुके हैं कि मैनेजमेंट कैसा हो, क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे पशु की जो गर्मी है उसको कम किया जा सकता है। तो आप उसको इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। उस वीडियो को देखिए और समझिए कि गर्मी के दिनों में पशु का रख रखाव कैसे किया जाए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पशु का खान पान कैसा हो गर्मी के अनुसार। पहली चीज़ जो आप अपने पशु को दे सकते हैं वो होता है बटर मिल्क, यानी कि छाछ। आप अपने पशुओं को अगर संभव हो सके तो आप 2 से 3 किलो छाछ आप उसको रोज पिलाइए। इससे क्या होता है कि देखिए जो छाछ होता है वो तासीर में ठंडा होता है, तो इससे पशु को काफ़ी ठंडक मिलता है और साथ ही साथ जो छाछ होता है ये काफ़ी अच्छा फर्मेंटेशन का काम करता है, यानी जो पशु का जो पाचन तंत्र होता है वो उसको मजबूत करता है गर्मी में। तो आप छाछ दीजिए अपने पशुओं को। एक और चीज़ जो हमारे पूर्वज अपने पशुओं को देते आ रहे हैं और आजकल हम लोग इसको भूल गए हैं वो है बेल। जी हाँ दोस्तों, बेल जो होता है ये गर्मी से लड़ने में काफ़ी मददगार होता है। और जो भी पशु, अगर आपके कोई पशु ऐसे है जो ज़्यादा हाँफ रहा है, हीट स्ट्रेस में है, तो आप उसको बेल का शरबत दे सकते हैं। अब बेल का शरबत देना कैसे? बेल का जो गुद्दा होता है आप उसको दे सकते हैं या फिर आप उसको अच्छे से शरबत बना लीजिए। आप उसमें धागे वाली मिश्री मिलाइए और शरबत बनाइए और शरबत अपने पशु को दीजिए। इससे क्या होता है कि जो पशु आपका हीट स्ट्रेस में, इससे काफ़ी आराम मिलता है पशु को। तो बेल के शरबत का इस्तेमाल करना चाहिए आपको गर्मी में। हाँ, जब भी आप पशु को खाना दे रहे हैं तो खाने का जो समय है ये भी आपको गर्मी के हिसाब से तय करना होगा। जब भी अर्ली मॉर्निंग आप जितना अपने पशु को खाना दे दीजिएगा और धूप छटने के बाद यानी शाम को आप खाना दीजिए। बीच में जो क्या होता है कि गर्मी के कारण पशु ज़्यादा खाना नहीं खाता,
तो ज़्यादा खाना नहीं खाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाएगा, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिए जब सबसे ठंडा रहता है वातावरण उसी समय पशुओं को खाना दीजिए, सुबह में और एकदम शाम में। शाम को आप क्या कर सकते हैं कि पशु को अच्छे से नहला लीजिए ताकि उसके जो बॉडी की गर्मी है वो गिर जाए। जब पशु ठंडा महसूस करने लगे तब उसके बाद उसके सामने खाना रखिए, तो वो पशु चाव से खाता है। देखिए ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना, इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इससे उत्पादकता में काफ़ी फर्क देखने को मिलता है। तो इन छोटी छोटी बातों को आप हल्के में ना लीजिए, आप इसको अपने फार्म पे इस्तेमाल कीजिए और देखिए कि किस तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। तो बेल के साथ हरे चारे की उपलब्धता आप बनाए रखिए। हरे चारे में 70 से 90% तक पानी होता है, तो पानी की उपलब्धता है। और साथ ही साथ जो गर्मी के दिनों में क्या है ना कि पशु को 24 घंटा पानी उसके सामने रखिए। हमेशा जो ताज़ा पानी है उसकी उपलब्धता अपने पशु के सामने 24 घंटे बना के रखिए ताकि पशु जो है अपने मन मुताबिक पानी पी सके। इसके साथ साथ अगर आपको मिल पा रहा है तो आप जो सब्जियों के जो छिलके होते हैं, जो फल जो गर्मी के दिनों में आते हैं, तरबूज है, खीरा है, खरबूज है, अगर इसका छिलका मिल जा रहा है या फिर अगर आपके पास खुद उत्पादन है तरबूज का, तो आप इसको अच्छी मात्रा में आप अपने पशु को खिलाइए। इससे भी पशु को काफी ठंडक मिलती है और हरे चारे की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा होता है। एक और जादुई चीज मैं आपको बता दूं जिसका इस्तेमाल आप गर्मी में अपने पशुओं की खान पान में कर सकते हैं, और वो है पेठा। जी हाँ दोस्तों, जो एस गॉड जो हम लोग बोलते हैं, ये आप अपने पशुओं को गर्मी में दे सकते हैं। गाँव में जो ये है आसानी से मिल जाएगा। अब ये जो पेठा है इसकी तासीर ठंडी होती है और इसमें जो विटामिन मिनरल ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो आप इसको चाहे अगर ये आपके पास मौजूद है तो आप इसके छोटे छोटे टुकड़े कीजिए और इसको TMR टोटल मिक्स राशन में मिला के आप इसको पशुओं को दे सकते हैं। या फिर अगर आप इसको दोपहर वगैरह में भी अगर पशु के सामने रखेंगे तो ये अच्छे से खा लेता है, क्योंकि ये हरा चारा का पूरक तो है ही, साथ साथ इसकी एक अलग विशेषता है। तो इसमें आपको गर्मी के दिनों में भी दूध की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको लेके रख सकते हैं। ये अगर पका हुआ आपको मिल जाए अच्छे से तो आप इसको लेके और रख सकते हैं और रोज अपने पशुओं को दे सकते हैं। ये खराब नहीं होता जल्दी। जो आपके पास हाई मिल्कर्स जो गाय हैं जो अच्छा दूध का उत्पादन करती हैं 25, 30, 40 लीटर, आप उसको पेठा जरूर खिलाइए दोस्तों। गर्मी के दिनों में आपको फर्क काफी देखने को मिलेगा। अब गर्मी के दिनों में पशु कम खाना खा रहा है तो एक बात तो मैंने ये बोल दी कि आप तब खाना दीजिए जब तापमान कम होता है। साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि जो फीड है वो स्वादिष्ट बना रहे पशुओं के लिए। थोड़ा सा ज्यादा अगर पैलेटेबल रहता है तो पशु अच्छे से खा पाता है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप गुड़ के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो गुड़ है दोस्तों, इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। अब आप कहेंगे कि गुड़ तो तासीर में गर्म होता है। जी हाँ दोस्तों, गुड़ तासीर में गर्म होता है, लेकिन इसकी एक अपनी विशेषता है। आप इसका अगर सही इस्तेमाल पशुपालन में करना सीख जाए तो आपके लिए जादू हो जाएगा। एक है गुड़ और दूसरा मैंने बताया था आंवला। गुड़ जो है ये ठंडी के दिनों में जब हम लोग पशु को क्या करते हैं, सूखा देते हैं, तो गुड़ जब हम लोग इसको सूखा देते हैं खाने में मिला के तो ये गर्मी का काम करता है। लेकिन गुड़ के तासीर को ठंडा भी किया जा सकता है। अब गुड़ के तासीर को ठंडा कैसे किया जाता है, तो अब जो मटका होता है आप उस मटके में एक रात पहले गुड़ को अच्छे से भिगो के और रख दीजिए। मटके के पानी में गुड़ जो होता है वो एकदम अच्छी तरह से घुल जाएगा और तासीर में ठंडा हो जाएगा। अब जो इसका शरबत होता है ये अगर आप पशुओं के राशन में अच्छे से मिलाकर अगर आप पशुओं को देंगे तो पशु आपका चाव से गर्मी के दिनों में फीड उठाएगा। तो गुड़ का इस्तेमाल करना सीखिए। देखिए कुछ औषधि जो है ना ये वरदान से कम नहीं है हमारे लिए। ठंडे के दिनों में हम लोग जैसे हल्दी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो हल्दी भी आप अपने पशुओं को पूरे साल दे सकते हैं। हाँ, जो ठंडे के दिनों में जो मात्रा है वो बढ़ा दीजिए और गर्मी के दिनों में जो एकदम कम मात्रा में दीजिए। लेकिन गुड़ का इस्तेमाल कीजिए आप। गुड़ के जो शरबत होता है ये पशुओं को काफ़ी पसंद है। साथ साथ अगर जो हम लोग ऊपर बटर मिल्क की जो बात कर रहे हैं, आप इसको बटर मिल्क में भी मिला कर दे सकते हैं। पशुपालन में गुड़ के फायदे को समझिए, आंवले के फायदे को समझिए। ये इस तरह के जो औषधि है ना ये आपके अच्छे खासे पैसे को बचा जाएंगे दोस्तों। एक जब आप देते हैं तो लगता है कि पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन इससे क्या होता है ना कि पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, दूध उत्पादन भी बढ़ता है। तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। इन तरह के जो औषधि होती हैं जो हमारे पूर्वज यूज करते आ रहे हैं, इसका अगर इस्तेमाल हम लोग करें तो पशुपालन में जादू हो सकता है। जो सूखा गुड़ होता है ये पशुओं को गर्मी के दिनों में देने से बचिए। इसकी तासीर गर्म होती है तो ये पशुओं को नहीं देना है। हमेशा इसको मटके के पानी में एक रात पहले रख दीजिए, अच्छे से पानी में घुल जाए तो इसको आप पशुओं को दीजिए। इससे क्या होगा कि पशुओं की भूख भी बढ़ती है और साथ ही साथ जो फूड है वो स्वादिष्ट बन जाता है पशुओं के लिए। अब ये बात हो गई डाइट की। अब फीड और न्यूट्रिशन जो ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको एक वीडियो में पूरी तरह से समझा देना ये मुश्किल हो जाता है। अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और अभी तक अगर आप वीडियो पे बने हुए तो इसका मतलब ये है कि आप पशुपालन को वैज्ञानिक तरीका से सीखना चाहते हैं कि आप पशुपालन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे किया जाता है। साथ ही साथ उन बातों का भी ख्याल रखना होता है कि जो हम लोग
पुराने चीज़ों को सीखते हैं, जैसे गुड़ का इस्तेमाल, हल्दी का इस्तेमाल, इन चीज़ों को भी आप सीखना चाहते हैं तो इसी तरह से अपनी रुचि को बनाए रखिए पशुपालन में। इसी तरह से हमने काफ मैनेजमेंट पे भी एक विस्तृत वीडियो किया है, आप अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी जाकर देखिए, उसे सीखिए कि बछड़े बछड़िया जो है इनकी अच्छे से देखभाल कैसे की जाए, क्योंकि आज की बछड़ी कल की गाय। तो आप अच्छे गाय तैयार करना चाहते हैं तो आपको शुरुआत अच्छे बछड़े बछड़ियों की पालन से करनी होगी, तो आप उसे भी देख सकते हैं। इसी तरह से सीखने में रुचि बनाए रखिए, नए नए चीज़ों को सीखते रहिए। अगर इस तरह के लंबे वीडियो से आपकी मदद हो पाती है तो कमेंट में बताइए, हम आपके लिए इसी तरह के लंबे वीडियो बनाया करेंगे। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सबसे जरूरी अपने पशुओं से प्रेम करते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।